नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम बेसिक ग्रामर के बारे में कुछ सीखेंगे, जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ग्रामर, लेटर, अल्फाबेट, वॉवेल्स, वर्ड, सेंटेंस, इसके आगे अगली स्लाइड में होगा। अभी हम शुरू करते हैं ग्रामर से। तो सबसे पहले ग्रामर है क्या, आप सभी को बता दें ग्रामर है क्या। ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा का समझने का, पढ़ने का, लिखने का जो रूल है उसी को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर हम पढ़ते क्या है? ग्रामर में हम वर्ड्स को बनाना, सेंटेंस को बनाना, किसी भी लैंग्वेज को हम पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। जैसे कि लिखा गया है रूल्स ऑफ द लैंग्वेज फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंस। रूल, नियम किसी भी लैंग्वेज का जिसमें हम ये सीखते हैं कि किसी भी वर्ड को बनाएं कैसे, फॉर्म कैसे करें, किसी भी सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें, वो क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। ग्रामर हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। जैसे आप हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत में ग्रामर पढ़ते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वो उसका रूल होता है कि उस लैंग्वेज को हम किस तरह से बोलें, किस तरह से लिखें और किस तरह से पढ़ें। तो जिस तरह से हमारी बॉडी, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है कि यूनिट सेल होता है। उसी तरह से जो हमारा ग्रामर है, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, एनी अदर लैंग्वेज, उसका जो यूनिट होता है वो एक लेटर होता है। लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रामर में, और हर ग्रामर में जो लेटर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ लेटर्स भी अलग होते हैं। लेटर को लिखने का तरीका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हर लैंग्वेज में अलग होता है। जैसे कि हम अगर हिंदी की ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जो लेटर्स होते हैं वो अ से ज्ञ तक होते हैं, अ से ज्ञ तक होते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश की हम ग्रामर की बात करें तो लेटर्स में उसके जो साइन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो अलग ए टू जेड होते हैं। तो लेटर क्या है? ए रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड इन ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो लेटर है वो एक साइन है, एक साइन यानी कि प्रतीक जो उसके साउंड को, उसमें जो ध्वनियां होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, लिखता है, वो क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। लेटर किसी भी लेटर जो है किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं, कोई कहता है अल्फाबेट कितने होते हैं, तो काफी लोगों के माइंड में ये आता है कि अल्फाबेट जो है वो 26 होता है। कितना होता है? 26। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्फाबेट 26 नहीं होता है। हमारे लेटर्स जो होते हैं ये 26 होते हैं। लेटर्स हमारे 26 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट क्या है? अगर लेटर 26 है तो अल्फाबेट क्या है? लिखा है a set of letters in a fixed order that you use when you are writing a language। किसी भी लैंग्वेज का सेट ऑफ लेटर यानी कि लेटर्स का समूह जिसे हम क्या करते हैं? फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। किसी भी जिसका यूज हम किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है। जैसे अल्फाबेट एक होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें अल्फाबेट सिर्फ एक होता है। लेकिन अल्फाबेट में जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। हिंदी में नंबर ऑफ लेटर्स अलग होते हैं, इंग्लिश में नंबर ऑफ लेटर्स अलग होते हैं। उसी तरह से जो अलग भाषाएं हैं उनके भी, फ्रेंच हुआ, जापानीज हुआ, कोई भी भाषा हो, इटालियन है, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। लेकिन अल्फाबेट जो है वो लेटर्स का एक ग्रुप होता है, वो भी किस ऑर्डर में? फिक्स्ड ऑर्डर में। ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए के बाद बी लिख दिया, बी के बाद जेड लिख दिया, उसके बाद सी लिखा, ऐसा नहीं। जो हमारा नंबर ऑफ लेटर्स है या फिक्स्ड ऑर्डर में ये लेटर्स के सेट होने चाहिए, यानी कि ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ये जो ऑर्डर है लेटर्स का, अगर इसे हम अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? अल्फाबेट। अगर एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दें तो आप देखिए, एक ये माला है, ठीक है। माले में क्या होते हैं? मोतियां। ये इतनी मोतियां हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है तो आप कहेंगे मोती। ये कहेंगे ये भी मोती है, ये भी मोती है। लेकिन अगर इनको हम एक धागे में सारे को पिरो देते हैं तो ये क्या बन जाता है? माला बन जाता है। उसी तरह से ये जो अल्फाबेट है वो एक माले की तरह है, और ये जो लेटर्स हैं वो इस मोतियों की तरह हैं जो कि एक सेट, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं, तो हमारा अल्फाबेट होता है, ठीक है। अब बात ये हुई कि अल्फाबेट अगर एक है तो लेटर्स जो 26 है कितने हुए? लेटर 26 है, जिसमें से 5 वावेल होते हैं। कितने होते हैं? 5 वावेल। कौन कौन से होते हैं? ए,
ई, आई, ओ और यू। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। ऐसा नहीं है कि हर अल्फाबेट में ही 5 वॉवेल हो, नहीं। हिंदी के वॉवेल में अल्फाबेट नंबर ऑफ जो वॉवेल्स होते हैं वो अलग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ वॉवेल्स अलग है। हर लैंग्वेज में नंबर ऑफ वॉवेल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे इंग्लिश में जो नंबर ऑफ वॉवेल है वो ए, ई, आई, ओ, यू यानी कितने हैं? 5 हैं। अब टोटल लेटर्स 26 हैं, 5 निकल गए वॉवेल, तो बचे कितने? 21। तो रेस्ट ऑफ जो 21 होता है वो क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता है। यानी कि वॉवेल जो है 5 और कॉन्सोनेंट 21। एक बार फिर से ऊपर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया आपको ग्रामर होता क्या है। हमने बताया बेसिकली ग्रामर क्या है? किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने, लिखने और बोलने का जो नियम होता है वो ग्रामर कहलाता है। उसके बाद हमने बात की लेटर्स की। तो हमने बताया कि हर लैंग्वेज में लेटर्स अलग अलग होते हैं। लेटर्स होते क्या है? वो एक साउंड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक साइन के रूप में लिख देते हैं, जिसका यूज हम उस लैंग्वेज को पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए करते हैं, वो लेटर कहलाता है। फिर हमने कहा कि अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट जो है वो लेटर्स का एक सेट होता है, वो भी किसमें? फिक्स्ड ऑर्डर में, अरेंज होकर के। अब अल्फाबेट एक है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 26। तो 5 वॉवेल हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट रेस्ट ऑफ 21 जो बचते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब जैसे शरीर में हमने बताया कि लेटर क्या है? एक सेल की तरह है। लेटर क्या है? एक सेल की तरह है शरीर में। तो उसके बाद जैसे सेल जो है वो शरीर का यूनिट होता है, उस तरह से लेटर जो है वो इंग्लिश ग्रामर का या किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी ग्रामर का वो यूनिट होता है। अब जैसे सेल से मिलकर के ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, उसी तरह से वॉवेल से मिलकर के क्या बनता है? हमारा वर्ड्स बनता है। वॉवेल से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ए सेट ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए सेट ऑफ ऑब्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए पर्टिकुलर मीनिंग। ए सेट ऑफ ऑब्लिक ग्रुप ऑफ, या सेट या ग्रुप, दोनों में से कोई एक बात आप कह सकते हैं। या तो लेटर्स का ग्रुप या सेट जो कि क्या हो? जिसकी एक पार्टिकुलर मीनिंग हो, जिसकी एक अर्थ निकलता हो, पार्टिकुलर मीनिंग हो, वो कहलाता है वर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लेटर सी लिया, दूसरा टी लिया और तीसरा ए। सी, टी, ए, ये 3 लेटर हमारे पास हैं। ठीक है। इसको अगर हम ग्रुप करते हैं, अरेंज करते हैं, कई तरीके अरेंज करने के। एक तो सी, ए, टी अरेंज कर सकते हैं, एक टी, ए, सी अरेंज कर सकते हैं, एक ए, सी, टी। 3 तरह से इसको कई तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने का ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड तीनों, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है। लेकिन हमारे वर्ड की डेफिनेशन में लिखा है कि दैट हैज ए पार्टिकुलर मीनिंग, जिसकी क्या होनी चाहिए? पार्टिकुलर मीनिंग होनी चाहिए। अगर हम आपसे पूछे सी, ए, टी, कैट, कैट मींस क्या होता है? तो आप कहेंगे बिल्ली। टी, ए, सी कोई मतलब नहीं है, ए, सी, टी कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये तीनों ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन वर्ड इसमें से कौन सा है? सी, ए, टी। ओनली सी, ए, टी जो है ये हमारा वर्ड है, न कि टी, ए, सी और ए, सी, टी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है सेंटेंस। लेटर्स, अल्फाबेट, वॉवेल, वर्ड, उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। अब जैसे वर्ड जो है वो लेटर्स का ग्रुप है, उसकी भी पार्टिकुलर मीनिंग होती है। उसी तरह से सेंटेंस जो है ये वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है। वर्ड्स उनको मिला करके ग्रुप में मिलाते हैं और सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं। लेकिन सेंटेंस तभी फॉर्म होगा जब उस सेंटेंस का कुछ पार्टिकुलर मीनिंग आए। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में चाहे जो वर्ड चाहे जहां लिख दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मान लीजिए ये एक वर्ड है आई, बॉय, एम और ए। ठीक है। आई, बॉय, एम और ए। आई क्या है? वर्ड है, मतलब होता है मैं। बॉय लड़का, एम ए, ये सारे वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को अगर हम अरेंज करते हैं, कई तरीके हैं अरेंज करने के। अरेंज अगर हम इस तरह से कर दें, आई, बॉय, ए, एम, ये भी
अरेंजिंग है वर्ड्स का, एक अरेंजिंग है आई एम ए बॉय, ठीक है, आई बॉय ए एम ये भी अरेंजिंग का ऑर्डर है, आई एम ए बॉय ये भी अरेंजिंग का ऑर्डर है, लेकिन दोनों में से सेंटेंस है कौन सा, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो अगर आई बॉय ए एम लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको इससे कुछ सेंस नहीं मिलता है। आई बॉय ए एम क्या सेंस मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आई एम ए बॉय की तो इससे पता चलता है कि मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय यानी कि मैं एक लड़का हूं, तो यानी कि ये जो हमारा है ये सेंटेंस है, न कि ये। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन क्या हो, उसकी सेंटेंस की मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कर पाएंगे, अन्यथा वह सेंटेंस नहीं हो। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो बातें हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, बाकी चीजें अगली स्लाइड में बताई जाएंगी। सेंटेंस हम आपको पहले ही बता दें, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम आपको पहले ही बता दें कि हम काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो आपको सेंटेंस जब पढ़ाया जाएगा उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये बेसिकली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। सब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो चीजें लिखी होती है, जो सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया होता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि सेंटेंस क्या होता है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसकी एक मीनिंग होती है। तो जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, राम एंड गोपाल रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। राम एंड गोपाल रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, यानी अगर इस सेंटेंस का हम मतलब निकालें, अर्थ निकालें, तो क्या निकलता है कि राम और गोपाल जो है वो बीच पे हर सुबह क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो अर्थ निकल रहा है कि राम और गोपाल बीच पे दौड़ लगाते हैं, तो किसके बारे में बताया गया, कौन लगाता है बीच पे दौड़, राम और गोपाल। तो राम एंड गोपाल ये क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट, ये हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। राम एंड गोपाल सब्जेक्ट हो गया। अगर बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन में है द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सेंटेंस। जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस के बारे में बताता है। जैसे राम और गोपाल जो है कहां पे, रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, तो ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, राम और गोपाल सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए, और रन ऑन द बीच ऑफ एवरी मॉर्निंग ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया, जो हमें सेंटेंस के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो सबसे बड़ी चीज ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि ए वर्ड विच हेल्प्स टू कंप्लीट द मीनिंग। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सहायता करता है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में। वर्ब की सहायता करता है किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की सहायता करता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, राम गोज, ठीक है, टू होम। राम गोज टू होम, राम घर जाता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गोज वर्ब है, लेकिन अगर यहीं तक लिखे राम गोज, राम जाता है, तो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं। लेकिन अगर इसके आगे हम लिखे राम गोज टू होम, यानी कि जो टू होम ऑब्जेक्ट है होम, ये क्या कर रहा है, सेंटेंस की या वर्ब की हेल्प कर रहा है, क्या करने में, मीनिंग को कंप्लीट करने में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जो किसी भी सेंटेंस में उसकी हेल्प करता है, वर्ब की हेल्प करता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ज्वाइन वर्ब एंड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, तो क्या करते हैं, ज्वाइन वर्ब एंड सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं
एंड मेक इट इनटू ए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं बाय प्लेसिंग whom और what, क्या, कौन, इस तरह से क्वेश्चन हम पूछते हैं सेंटेंस से, वर्ब से, सब्जेक्ट को जोड़ के। जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करता है जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सेंटेंस बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग करता है, लेकिन सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये एग्जांपल है, द बॉय इन द रेड कोट बॉट हिज ब्रदर ए न्यू काइट, यानी कि एक लड़का जो है वो अपने जो रेड कोट में है अपने भाई के लिए एक नई पतंग खरीदता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, वर्ब क्या है, बॉट, खरीदता है, द बॉय यानी कि लड़का, बॉट यानी कि खरीदता है। अगर हम पूछे द बॉय बॉट क्या क्या खरीदता है, तो हमारा आंसर आएगा न्यू काइट, क्या, न्यू काइट। तो ये न्यू काइट जो इसका आंसर आया फॉर whom और what का, वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पुट अप करते हैं whom और what, जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक चीज बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट को इसमें भी आप ज्वाइन करते हैं और एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं whom और what की जगह पे फॉर whom फॉर what, किसके लिए या क्या करने के लिए या क्या किस चीज के लिए। तो जो आंसर इसका मिलता है क्वेश्चन का वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो बॉय है रेड कोट में वो अपने भाई के लिए एक नई पतंग खरीदता है, तो हमने पूछा क्या खरीदता है, काइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इस तरह से पूछें किसके लिए खरीदता है, तो हमारा आंसर आएगा फॉर हिज ब्रदर, फॉर हिज ब्रदर। तो जो हिज ब्रदर यानी कि ब्रदर जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। हमने पहले बताया आपको कि हम पार्ट ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं, नहीं काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस आपको सेंटेंस वाले चैप्टर में बता दिया जाएगा। बेसिकली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे राम और गोपाल हैं जो बीच पे हर मॉर्निंग रनिंग कर रहे हैं। प्रेडिकेट क्या है, जो सेंटेंस में सेंटेंस के बारे में बताता है कि उसमें क्या जो है वर्क हो रहा है, वो प्रेडिकेट। जैसे राम और गोपाल बीच पे एवरी मॉर्निंग रन कर रहे हैं तो ये प्रेडिकेट हो गया। ऑब्जेक्ट हमने बताया, बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब की या सेंटेंस की सहायता करता है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब सेंटेंस को वर्ब के साथ जोड़ करके, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ करके क्वेश्चन करते हैं whom और what, उसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमको मिला कि जो बॉय है वो क्या खरीदता है, न्यू काइट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं फॉर whom फॉर what, जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि किसके लिए खरीदता है, तो हिज ब्रदर, फॉर हिज ब्रदर, तो ब्रदर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आप सबको आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।